लेकिन अब अपने ना जो बजट है उसमें केवल 112 की बात नहीं करेंगे। ठीक है भाई, 112 जो है आर्टिकल वो निकाल लो, उसकी हेडिंग देखो। तो भाई अपना टॉपिक है बजट। ठीक है भाई। और पार्ट फिफ्थ जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो चैप्टर सेकंड है पार्लियामेंट, और उसमें आपको हेडिंग मिलेगी प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स। प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है भाई। और इसमें आर्टिकल्स मिलेंगे आपको, आर्टिकल 112 से लेकर 117। भाई किस पार्ट में है अपने, पार्ट फिफ्थ में। पार्ट फिफ्थ किसके बारे में बताता है, यूनियन के बारे में। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक, 52 से लेकर 151 तक। और उसके भी अपने चैप्टर कौन से में आ गए, सेकंड में। चैप्टर सेकंड क्या है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अंदर जो आर्टिकल्स है वो है 79 से लेकर कहां तक, 122 तक। अब ये जो 122 तक आर्टिकल्स है, इसमें 112 से लेकर 117 अपने को कहीं ना कहीं किसके बारे में बताएंगे, प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स। आर्टिकल 112 की हेडिंग क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ भाई, 112 की हेडिंग क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये जो बजट वर्ड है ये तो दिया हुआ ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बजट जिस लाल थैले में लाया जाता था उसको कहते थे। ठीक है, ये शायद तक फ्रांस या उधर का वर्ड है, तो उसको बोलते थे, तो उससे वो बजट नाम आ गया। ठीक है, वास्तव में तो क्या है, ठीक है भाई, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद में आर्टिकल 113 क्या है भाई, प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रेस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रेस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। तो भाई अपने को पता है कि ये जो बजट है ये एस्टिमेशन है एक साल का, फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर बोले तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। तभी तो 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस बोलते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल को सरकार बेवकूफ बनाना शुरू करती है अपने को। ठीक है, और 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, और एस्टिमेशन में दो चीजों का एस्टिमेशन होगा, एक तो किसका, एक्सपेंडिचर का, और दूसरा किसका, रिसिप्ट्स का। भाई खर्चे का और कमाई का एस्टिमेशन, मतलब अंदाजा लगा रहे हैं साल भर में कितना कमाएंगे। इसके बाद में आर्टिकल 114, आर्टिकल 114 क्या है भाई ये, एप्रोप्रिएशन बिल। अब भाई बजट जो है उसके कितने स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप होते हैं। उसमें जो पांचवा स्टेप है अभी करेंगे, उसमें जो फिफ्थ स्टेप है वो क्या है, एप्रोप्रिएशन बिल। वो क्या है, एप्रोप्रिएशन बिल। तो ये एप्रोप्रिएशन बिल्स का मतलब क्या है भाई, कंसोली अपने, हाँ भाई, जो कौन से फंड से पैसा निकालना है आपको, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है। उसमें से कोई भी पैसा आप कैसे नहीं निकाल सकते, बिना कानून बनाए वोटिंग के नहीं निकाल सकते। तो उसमें से पैसा निकालने के लिए जो बिल्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे, एप्रोप्रिएशन। कंसोलिडेशन बिल या कंसोलिडेटेड फंड जो है उसमें से पैसा निकालने के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ेगा। इसके बाद में क्या है, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स।
हाँ भाई, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। भाई बजट एक तरह का ग्रांट ही तो है कि आप क्या कर रहे हो, आप अलग अलग डिपार्टमेंट को पैसे दे रहे हो, उन डिपार्टमेंट को वो पैसे वापस करने हैं क्या? नहीं करने। तो वो बेसिकली क्या करना है, उन पैसों का खर्च करना है। तो अपने को भी ऐसे कोई पैसे मिल जाए जो अपने को आगे बस खर्च ही करने हैं, वापस नहीं देने, तो क्या होगी, ग्रांट होगी। इसके बाद में 116 क्या है अभी, वोट्स ऑन अकाउंट। वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। ठीक है भाई। और फाइनली 117 क्या है भाई, स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल। अब याद करो भी एक बार, कुछ याद आ रहा है क्या? जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल्स की तो हम कहते हैं तीन टाइप के होते हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल सेकंड। जब हम मनी बिल के बारे में बात करते हैं, जब हम मनी बिल के बारे में बात करते हैं तो अपने कहते हैं भी मनी बिल जो है उसके स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 109 में है और उसकी डेफिनेशन 110 में है। और ये जब पास होके चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास तो 111 काम करेगा। लेकिन हम कहते हैं कि फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, तो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट जो है वो 117 के फर्स्ट क्लॉज में है। ठीक है भाई। इस ये दो बातों में मनी बिल के जैसा होता है। इसको लाने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की और पहले लोकसभा में आएगा। अभी जो प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की, ये 109 में तो नहीं दिया हुआ, ये 117 में दिया हुआ है। 117 के आर्टिकल में अगर आप पढ़ोगे तो आपको वहां पे मिलेगा कि कोई भी बिल किससे, टैक्स से रिलेट करता है, ये 110 में जो बातें दी गई उनसे रिलेट करता है, तो उसको लाने के लिए क्या चाहिए, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। तो ये बात मनी बिल पर ऑटोमेटिकली लागू होगी। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट क्या होता है, यही तो है कि कोई भी ऐसा बिल जिसमें 110 के अलावा कोई और बात भी हो तो वो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में चला जाएगा, और जिसमें केवल 110 की बात हो वो मनी बिल कहलाएगा। इसके बाद में फाइनेंशियल बिल सेकंड है। ठीक है भाई, ये क्या है, 117(3). बाकी पास होने के बाद जब ये प्रेसिडेंट के पास जाएंगे तो सबको 111 ही डील करेगा। तो ये वही 117 है भी जो अपने पहले भी बात कर चुके हैं और ये यहाँ पे भी आ गया। तो 112 हमको याद है, 117 हमको याद है। ठीक है, अब बाकी के भी याद कर लो। 113 क्या कहता है अभी, 112 तो होगी बात, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 113 क्या कहता है, एस्टिमेशन की बात करता है, एस्टिमेट्स की बात करता है। 114 किसकी, एप्रोप्रिएशन बिल की बात करता है। 115 किसकी बात करता है, किसकी बात करता है, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स की। ये किसकी बात करता है, 16, 116 वोट्स ऑफ, हाँ भाई किसकी बात करता है, वोट्स, सॉरी वोट्स ऑन अकाउंट। और किसकी, वोट्स ऑफ क्रेडिट। तो इसका मतलब वोट्स ऑन अकाउंट कुछ अलग चीज है और वोट्स ऑफ क्रेडिट कुछ अलग चीज है। क्या है, पढ़ेंगे अपने, ध्यान रखना भी, इनके बीच का डिफरेंस देखना अपने को। और साथ साथ में एक्सेप्शनल ग्रांट्स। और 117 क्या है, स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल्स। अब अपने आते हैं भाई कि स्टेजेस क्या है, किसकी स्टेजेस, बजट की। तो सबसे पहले तो हमने आर्टिकल्स देख लिए, अब हम स्टेजेस देखेंगे। तो 6 स्टेजेस हैं, कितनी है, 6 स्टेजेस आर देयर। सबसे पहली स्टेज क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। सबसे पहली स्टेज क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। दूसरी क्या है, जनरल डिस्कशन।
जनरल डिस्कशन। तीसरी क्या है भाई, स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। ये जो डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं ये ऑटोमेटिकली, सॉरी, ये पहले से याद रखना भाई, कितनी होगी, 24। इसके बाद में है वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। फिफ्थ क्या है भाई अगला, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। और उसके बाद में क्या है, पासिंग ऑफ फाइनेंस फाइनेंस बिल। तो सबसे पहले तो ये 6 स्टेप आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए भी। पहले आर्टिकल्स 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल्स में क्या भी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट को बजट नहीं कहते, क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 113 क्या है, एस्टिमेट्स के बारे में। 114 क्या है, एप्रोप्रिएशन बिल इज रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन बिल्स। 115 इज रिलेटेड टू सप्लीमेंट्री एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट। आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। एंड आर्टिकल 117 फाइनेंशियल बिल्स। क्लियर है भाई। और उसके बाद में ये चीज कि बजट जो है उसके कितने स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। प्रेजेंटेशन, जनरल डिस्कशन, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, उसके बाद में वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ठीक है भाई। इसके बाद में एप्रोप्रिएशन बिल और सबसे लास्ट में फाइनेंस बिल। अब बजट के बारे में बात करें अपने, द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द बजट एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बजट को क्या कहता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है, आर्टिकल 112। इन अदर वर्ड्स द टर्म बजट हैज नाउ एवर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई बजट जो है वो कहीं भी यूज नहीं किया गया वर्ड, इसकी जगह कौन सा वर्ड है, या कौन क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज, ये बजट जो है वो पॉपुलर नेम है एक तरीके से, ठीक है भाई। अगली चीज, बजट में होता है क्या है भाई, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर होते हैं। तो अपने भी सीधा आर्टिकल 112 भी पढ़ लेते हैं। अब इस आर्टिकल 112 से अपने को क्या क्या चीजें याद रखनी है भाई। सबसे पहली चीज, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद में ये क्या लिखा है, साफ साफ भाई, किसी कहीं पे कुछ भी लिखा हो, अपने को बेयर एक्ट की लैंग्वेज पे जाना है। बेयर एक्ट में क्या लिखा है, प्रेसिडेंट शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर बोले तो 1 अप्रैल से लेकर, ठीक है भाई, कितना, 31 मार्च, ठीक है, कॉज टू बी लेट बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो कॉज टू बी लेट बिफोर इसका मतलब है बजट रखवाता कौन है, प्रेसिडेंट रखवाता है, रखता कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर रखता है। कॉज टू बी लेट बिफोर, ठीक है, both the house of parliament, a statement of the estimated, a statement of the estimated receipts and expenditures of the government of India for that year,
ठीक है भाई, सीधी सिंपल सी बात है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो भाई इसमें अपने को बजट में हमें एस्टिमेशन का मतलब है हमने अंदाजा लगाया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम कितना कमाने वाले हैं, ठीक है, और कितना खर्च करने वाले हैं। कितना कमाने वाले हैं और कितना खर्च करने वाले हैं। क्लियर है, ये बजट है। द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बॉडीड इन द एनुअल फाइनेंशियल। अब ये जो एस्टिमेशन आएगा एक्सपेंडिचर का, रिसिप्ट्स का नहीं, यहां तक तो इतनी बात होगी कि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन। इसके बाद में अगला जो क्लॉज है वो कहता है कि ये जो एक्सपेंडिचर का क्या है भाई, एस्टिमेशन है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होगी, या इसे अपने दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और एक्सपेंडिचर करेंगे किस में से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से करेंगे। अब ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, ये 266 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, 266 में दिया हुआ है। तो 266 जो है वो दो तरह के फंड या दो अकाउंट से रिलेट करता है। एक तो है कंसोलिडेटेड फंड और एक है पब्लिक अकाउंट। ठीक है भाई, पब्लिक अकाउंट पहले अपने देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अपना डिस्कस करना नहीं है। पब्लिक अकाउंट का मतलब है कि अपना पैसा जितना बैंक्स वगैरह में सेव पड़ा है, कोई रेमिटेंस से आया हुआ है, मतलब अपना कोई बाहर रहता है उसने अपने को भेजा, तो कैसे भेजेगा भाई, किसके थ्रू भेजेगा, बैंक के थ्रू भेजेगा ना। तो वो बैंक में ही तो आएगा, बैंक खाते में ही आएगा, उसमें सरकार को जो काटना है वो काट लेगी। तो आया किस में, बैंक खाते में। अपने ने जमा करा दिया अपना खुद का कोई पैसा सेविंग अकाउंट में, वो डाल दिया बैंक के अंदर। एफडी वगैरह कहाँ गई, बैंक में चली गई। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें और भी है भी। ठीक है, ये सारे पैसे क्या है, पब्लिक अकाउंट। लेकिन अभी अपने ये देखते हैं कि ये किसके बारे में, कंसोलिडेटेड फंड के बारे में क्या कहता है अभी। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड क्या है, ठीक है, तो ये ध्यान से सुन लेना अभी। सरकार सरकार की जो भी रेवेन्यू होगा, सरकार जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करेगी वो सारा कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। सरकार कोई लोन लेगी कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। सरकार ने कोई लोन दिया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट ले रही है, कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। सरकार भी तो बिजनेस चलाती है ना, ठीक है, उससे कोई वो गेन हो रहा है, उसको पैसे कमा रही है, वो कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में से जाएगा। क्लियर है भाई, लोन अपने क्यों लेते हैं, खर्चा करने के लिए, कमाई होती है अपनी, क्या करते हैं उसे, उसी से खर्चा करते हैं। यही है ना अपना मेन फंडा, अपना भी यही है। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, इसमें से सरकार को खर्च करना है, तो वो कौन सा फंड होगा, कंसोलिडेटेड फंड होगा। एक जो लोगों का पैसा बैंक में पड़ा है वो क्या होगा, पब्लिक अकाउंट। और इसका जो अगला आर्टिकल है 267, वो कौन से फंड की बात करता है, कंटीजेंसी फंड की बात करता है। वो किसकी बात करता है, वो क्या है भाई, वो ऐसा पैसा जो इमरजेंसी कंडीशन में खर्च करना है अपने को। तो कंटीजेंसी फंड जो है वो सरकार के लिए कौन सा, वो पैसा कौन संभालता है उसको, किसके अंडर में होता है, किसके अंडर में होता है, किसके अंडर में होता है, प्रेसिडेंट के अंडर में। प्रेसिडेंट के एक साइन से उसमें से पैसा निकल जाएगा, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निकल जाएगा, अलग से वोटिंग कराने की जरूरत नहीं होती है। और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कौन होल्ड करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी करता है। कौन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी करता है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, कौन, फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है भाई, तो ये कंसोलिडेटेड फंड है। अब इस कंसोलिडेटेड फंड में से अपने दो तरह से खर्च कर सकते हैं। एक वो खर्चा जिसको कम ज्यादा किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे अपने, मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भाई सीधी सिंपल सी बात है, अपना पैसा है, अब अपने जो अपने पास खर्च करने के लिए पैसा होता है उसी में से अपने हाउस होल्ड का सामान लेकर आते हैं, उसी से गेहूं वगैरह ये खाने पीने की चीज़ें आती हैं, उसी से मूवी देख के आएंगे, उसी से पेट्रोल डलाएंगे, यही तो करेंगे। ठीक है, उसी से अपने बिजली का बिल भरेंगे, उसी से अपने ऊपर कोई लोन की किस्त है तो वो भरेंगे, यही है। लेकिन इसमें से बहुत से ऐसे खर्चे हैं जो कम ज़्यादा कर सकते हो।
मूवी देखने की क्या कर सकते हो, टाल कर सकते हो। आपने मूवी देखना कैंसिल कर दिया, पैसे बच गए। आपने आपने थोड़ा सा कार जो है वो छोटे डिस्टेंस के लिए नहीं यूज़ की, तो आपका पेट्रोल का खर्चा कम हो गया। लेकिन आपकी जो लोन की किस्त है उसको थोड़ा ना फ़ोन करके बोलोगे कि भाई इस बार तो 10 की जगह 5 ही दे पाऊंगा। वो आपको करना ही पड़ेगा। वो आपको, बिजली बचा सकते हो लेकिन बिजली का जो बिल आएगा, बिल आने के बाद उसको आप कम नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो अपने को करने ही पड़ते हैं। वैसे सरकार के कुछ ऐसे खर्चे हैं जो उसको करने ही पड़ेंगे, उस पर वो वोटिंग नहीं कर सकती। और ऐसे खर्चे क्या कहलाएंगे? एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है भाई। और अब अपने को एक पूरी लिस्ट याद करनी है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर वो खर्चे कौन से हैं जो चार्ज्ड अपॉन है, जो चार्ज्ड अपॉन है। तो ये पहले तो इसी आर्टिकल के अंदर अपने नीचे जाएंगे, आगे जाएंगे तो अपने को मिलेंगे। हाँ भाई, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसको लाइन से याद करते जाना। सबसे पहले प्रेसिडेंट। तो जब ये प्रेसिडेंट का नाम आ गया तो प्रेसिडेंट पर होने वाले हर तरह के खर्चे ऐसे याद कर लो। सैलरी हो, चाहे अलाउंसेस हो, उसको मिलने वाली पेंशन हो, या उसके ऑफिस पर होने वाले खर्चे हो, सारे के सारे खर्चे कौन से हैं? चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है भाई। तो ये आपको मिलेगा आर्टिकल 59 कंडीशन ऑफ, हाँ भाई, कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर आर्टिकल 59। ठीक है भाई। 59 में सैलरी अलाउंसेस वगैरह दिए हुए हैं। यहां ये दिया हुआ है कि ये क्या होंगे? चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड होंगे। ऐसे ही आर्टिकल 97 में आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट जैसे स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरपर्सन एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन की सैलरी के बारे में दिया होता है। वाइस प्रेसिडेंट को एज ए वाइस प्रेसिडेंट कोई सैलरी मिलती नहीं। जब वो किसका काम करता है? चेयरपर्सन का काम करता है, तो उसको चेयरपर्सन एज ए चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा सैलरी मिलती है। और अगर वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम कर रहा हो, एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम कर रहा हो, तो उसे एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है। क्लियर है? तो भाई इनकी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सैलरी के बारे में मेंशन किया हुआ है 97 पे, 97 आर्टिकल में, लेकिन ये कहाँ दिया हुआ है कि इनकी ये जो सैलरी है वो क्या होगी? चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड। कौन से आर्टिकल में दी हुई है? 112 में। तो प्रेसिडेंट पर होने वाले खर्चे, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट को मिलने वाली सैलरी अलाउंसेस। इसके बाद में कोई भी, इसको पूरा याद करने से अच्छा है सीधा सा याद कर लो कि अपने सरकार के ऊपर किसी भी तरह का कोई डेप्ट है, ऋण है, लोन है, तो वो तो अपने को वैसा का वैसा ही चुकाना पड़ेगा। सामने वाला कम कर दे तो कर दे, अपने अपनी तरफ से मना कर सकते हैं, कम कर सकते हैं क्या? भाई कई बार क्या होता है भी कि जब अपने नहीं चुका पाते तो अपने बैंक से कहते हैं कि मैं से तो नहीं चुकेंगे 10 लाख, अपना क्या कर लो, सेटलमेंट कर लो। तो सेटलमेंट में बैंक कहता है ठीक है 7 लाख दे दो, और 7 लाख में अपने सेटलमेंट कर लेते हैं, 3 लाख हम भूल जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा होता है, पॉसिबल होता है, लेकिन वो अपनी तरफ से कर सकते हैं अपने। अब मैं ही सोच लूँ कि नहीं यार, बैंक को मैं 7 लाख ही दूंगा और बैंक को बता ही नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, कि मैं 7 लाख दूंगा, तो सेटलमेंट कौन करेगा? सामने वाला, लेने वाला मानेगा तब होगा। तो भाई डेप्ट चार्जेस या लोन वगैरह जो है सरकार पे, ठीक है, तो 3 तो ये हो गए। इसमें आगे चलते हैं अपने। इसके बाद में डी के अंदर ही 3 अलग अलग बात की गई है। डी सब क्लॉज के अंदर ही किसकी बात की गई है? सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। डी के अंदर ही फेडरल कोर्ट की बात की गई है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं अब। ठीक है। और डी के अंदर ही किसकी बात की गई है? हाई कोर्ट की बात की गई है। किसकी बात की गई है? हाई कोर्ट की बात की गई है। अब इसको मोटा मोटा ऐसे ही समझ लो, फेडरल कोर्ट तो कुछ है नहीं। अब अपने रह गए कौन सा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है जितने भी, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके अलावा अभी कितने हैं? अभी कितने हैं? अरे वो प्रेसिडेंट का साइन तो दो भाई। 34। और अब कितने हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे। 1+37। अभी कितने हैं? 1+33। और ये बिल पास हो चुका है, प्रेसिडेंट का साइन होती है, एक्ट बन जाएगा, तो ये 1+38 हो जाएंगे। तो ये, हाँ, 1+37 हो जाएंगे। ठीक है। तो इनको सबको जो सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन मिलती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, उससे मिलेगी, और उस पर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड होगा। क्लियर है? हाई कोर्ट के जज को सैलरी और अलाउंसेस जो मिलते हैं वो चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होगा। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना,
सेंटर वाले पर क्या चार्ज होगा, पेंशन। तो इसको इस तरीके से याद कर लो भाई, छोटा सा आप, कि भाई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को चाहे सैलरी मिल रही हो, अलाउंसेस मिल रहे हो, और क्या, पेंशन, ये तीनों ही चीजें, ये तीनों ही चीजें किस पर चार्ज अपॉन होगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या सेंट्रल वाला कंसोलिडेटेड फंड। लेकिन हाई कोर्ट के सिनेरियो में, ठीक है, ओनली पेंशन जो है वो सेंटर वाले कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज अपॉन होगी। इनकी सैलरी अलाउंसेस जो है वो स्टेट वाले कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज अपॉन होगी, होगी तो चार्ज अपॉन ही। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई एक हाई कोर्ट का जो जज है वो एक से ज्यादा हाई कोर्ट में रह सकता है, तो जिस भी हाई कोर्ट में होगा वहां से सैलरी उठाएगा। अब सीधी सिंपल सी बात है, पूरे टेन्योर में अगर वो 3 हाई कोर्ट में रहा तो पेंशन कौन देगा उसको, तो या तो वो तीनों बांटेंगे, इतना झंझट क्यों करें, यहां से सेंटर वाले से दे दो। अब इसमें आगे बढ़ते हैं अभी, इसके बाद में क्या है अभी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पर जो भी खर्चे हैं वही सैलरी अलाउंसेस पेंशन, ठीक है भाई। तो ये कैग पर जितने भी खर्चे होंगे, इसके बाद में किसी जजमेंट में, डिक्री में, अवार्ड में, कोर्ट ने मान लो सरकार पे जुर्माना लगा दिया, कोर्ट ने किस पे जुर्माना लगा दिया, सरकार पे जुर्माना लगा दिया। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक केस बताता हूं मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। हाँ भाई, ये केस देखना अभी, दो सिस्टर्स हैं, ठीक है, यूपी में दो सिस्टर्स हैं, यूपी में, उन्होंने इस्लाम अपना लिया, हिंदू है, उन्होंने क्या अपना लिया, इस्लाम अपना लिया, ठीक है। अब जैसे अपने सोचे यार देश में ये हालत चल रहे हैं वो हालत चल रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना भी जुडिशरी बहुत न्यूट्रल है, ठीक है, माहौल आपके सामने कैसा भी रखा जाए लेकिन जुडिशरी क्या है, बहुत ज्यादा न्यूट्रल है। अब उनको, उन दोनों सिस्टर्स को उन्हीं के फादर ने क्या कर लिया, डिटेन करके रख लिया। जब ये इलीगल डिटेंशन हुआ, कैसा हुआ, इलीगल डिटेंशन, तो ये केस बनता है किसका, हिबस कॉर्पस का, किसका केस बनता है ये, हिबस कॉर्पस का, आज ही न्यूज़पेपर में है भाई ये केस बना किसका, हिबस कॉर्पस का। और एक चीज ध्यान रखना भाई, कन्वर्जन मना नहीं है, फोर्सफुली लालच देके कन्वर्जन बना है, फोर्सफुली। और कन्वर्जन का मतलब ये नहीं होता कि दिमाग में यही आता हमेशा अपने कि भाई जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी में चेंज हो जाएगी, उल्टा भी हो सकता है। कन्वर्जन का मतलब होता है एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना, किस धर्म से किस धर्म में जा रहे हो, ये हमेशा नहीं बोलेंगे कि इससे इसमें जा रहे हो, ये इससे इसमें जाते हैं। तो कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन। आर्टिकल 25 क्या कहता है, अपने कंसाइंस के हिसाब से, कॉन्साइंस के हिसाब से अपने क्या कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को 3 चीजें कर सकते हो, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन, ठीक है। तो अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकते हो, ठीक है। तो यहां पर दो लड़कियां हैं और दोनों अडल्ट है, ठीक है, उन्होंने हिंदुइज्म से कहां चली गई, वो इस्लाम में चली गई, ठीक है भाई। अब इनको इनके फादर ने डिटेन कर लिया, तो अब ध्यान से सुनना भाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट भाई वैसे भी हिस्ट्री के अंदर जाओगे तो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में भी डिसीजन दे चुकी है, तो इसका तो इसकी तो हिस्ट्री बहुत ही न्यूट्रल है, कि बहुत खतरनाक और न्यूट्रल तरीके से काम करती है। इसने इट ऑर्डर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड फादर टू जॉइंटली पे, कि दोनों मिलकर दो इतने पैसे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ही बोला है और किसको, फादर को ही बोला है कि दोनों मिलके उन बच्चियों को कितने दो, 25 लाख रुपए दो तुम, पहले तो कि उनको आपने क्या किया, इलीगली डिटेन किया है, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, और पर्सनल लिबर्टीज में सब आती है भी, पर्सनल चॉइस और रिलीजन जो भी है, ये सारी चीजें हैं। तो आज ही इसमें अखबार में जाके पढ़ोगे ना तो मिल जाएगा आपको, दैनिक भास्कर में अगर हिंदी वाला पढ़ते हो तो लास्ट पेज में मिलेगा, इंग्लिश वाले में पता नहीं कहाँ मिलेगा, तो मैंने उसमें पढ़ा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अभी, ये किसका इंपॉर्टेंट केस है, हिबस कॉर्पस, कौन सी,
आर्टिकल 32 है ना, 5 तरह की रिट, उसमें पहली कौन सी थी, हिबस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का यूज किया दोनों सिस्टर्स ने, क्योंकि हाई कोर्ट में गई हैं। कौन से आर्टिकल का यूज किया, 226 का। कहाँ गई, हाई कोर्ट में गई। फिर हाई कोर्ट ने उन दोनों जो बच्चियां हैं या जो सिस्टर्स हैं उनको अपने पास मंगवाया। क्यों मंगवाया, क्योंकि अब हाई कोर्ट सीधा डिसीजन नहीं देगा, हाई कोर्ट पहले उनको लाएगा, फिर उनके सामने उनके बयान होंगे, फिर वो बयान होगा तो हाई कोर्ट क्या चेक करेगा, लीगलिटी को चेक करेगा कि इनको डिटेन किया गया वो लीगल है या इलीगल है। ठीक है, और यहाँ पर हाई कोर्ट ने उनके फादर के साथ साथ और किसकी गलती को माना है, गवर्नमेंट की गलती को भी माना है, और दोनों को मिलकर कितने पैसे चुकाने को है उनको, 25 लाख रुपए देने को है। ठीक है, तो भाई अपने, हाँ, तो अब ये जो इसका इसका भी तो एग्जाम्पल हो गया ये। अब अगर 25 लाख देने को कहे तो उनको अगर दोनों कंबाइंडली कहे तो हो सकता है 12.5 का होगा या जो भी है। तो अगर मान लो 12.5 ही मान लेते अपने कि 12.5 जो है वो लाख जो है वो कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कोई बिल पास करके कि नहीं हम तो 10 ही देंगे, नहीं, ये 12.5 लाख ही देने पड़ेंगे, 12,50,000 गवर्नमेंट को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये हो गया अब चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड। तो अपने ने इस एक फैसले के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ ली, आर्टिकल 226 का यूज किया, 32 का यूज नहीं किया क्योंकि हाई कोर्ट में गया है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ उनका, इसलिए वो उन्होंने 226 का यूज किया, कहाँ गए, हाई कोर्ट में। केस आएगा हिबस कॉर्पस वाली रिट में, हिबस कॉर्पस जारी हुई, ठीक है, और उन बच्चियों को लाया गया, कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट ने फैसले में 25 लाख का जुर्माना और लगा दिया। वो जुर्माना अकॉर्डिंग टू 112 आर्टिकल 112 किस में जाएगा, चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। और ध्यान रखना भी, पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाकर अगर कोई और खर्चे को इस लिस्ट में शामिल कर दे। अब इसमें एक चीज नहीं आई अभी, ठीक है, तो जैसे अपने हाँ भाई, इसमें एक क्या आ गया, प्रेसिडेंट, और क्या आ गया, सुप्रीम कोर्ट, और क्या आ गया, हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट में क्या, सेंटर वाले कंसोलिडेटेड फंड में केवल पेंशन की बात हुई है। और क्या आ गया इसमें, कैग आ गया, कौन आ गया, कैग आ गया। ठीक है भी, इसके अलावा डेप्ट आ गया, और क्या आ गया, हाँ भाई, कोई भी ऑर्डर सुप्रीम जुडिशरी ऑर्डर के थ्रू, ठीक है, और क्या आ गया, पार्लियामेंट कोई लॉ बनाकर किसी चीज को इसमें इंक्लूड कर दे। इसमें एक चीज नहीं आई है, इलेक्शन कमीशन नहीं भाई, यूपीएससी। लेकिन यूपीएससी पर होने वाले खर्चे भी क्या है, चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड होते हैं, स्टेट वाले भी और यूपीएससी एसपीएससी वाले भी। एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले होते हैं स्टेट वाले पर, और यूपीएससी वाले होते हैं सेंट्रल वाले पर। लेकिन ये चीज कहां दी गई है, आर्टिकल 322 में दी गई है अलग से। तो ये यूपीएससी वाले भी है। अब यहाँ पर क्या है भी, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन ये बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि जब मैं हमेशा बोलता हूं भी कि अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो साथ में बेरक पढ़ो। ठीक है, जब अपने 112 पढ़ा तो अपने को पता चला कि यहाँ पे यूपीएससी नहीं है, फिर अपने ने आर्टिकल ढूंढा तो अपने को आर्टिकल मिला कौन सा, 322। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन यही बनेगा कि अकॉर्डिंग टू, अब देखो कैसा क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ये मैक्सिमम का कैसे गलत हो जाएगा जिसने केवल लक्ष्मीकांत पढ़ी और बेयर एक्ट नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन आएगा फॉलोइंग में से आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंगली, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड कौन कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये आएगा ना क्वेश्चन। और उसमें फिर वो क्या करेगा, मान लो 3 ऑप्शन दे, उसने 3 चीजें लिख दी, या इनमें से कोई 4 चीजें लिख दी, नीचे 1 2 3 1 2 ऐसे देगा। फिर अपने कहेंगे ऑल ऑफ द अबव, उसमें एक होगा 1 2 3 में 4 में यूपीएससी भी।
अपने कहेंगे ऑल ऑफ द अबव, लेकिन आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंगली थोड़ा ना ऑल ऑफ द अबव। ठीक है भाई, मान लो 3 ये चीजें दे दी, एक ये दे दी, तो 1 2 3 होगा, 1 2 3 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्थ है ये तो 322 में दिया हुआ है। अब एक है भाई कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जो अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम नहीं करते हैं। ठीक है भाई, भाई ये कंसेप्ट है ना, क्या है इसको, क्या कहते हैं इसको, अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर अपने कह दो डू नॉट होल्ड ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है जो ऑफिस होल्ड नहीं करती अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जो है अपॉइंटमेंट लेटर पे तो प्रेसिडेंट के साइन होंगे, लेकिन उनको हटाने का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होगा, स्पेसिफिक प्रोसीजर होगा। कौन कौन होंगे भी, किस किस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की, कैग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा अब ध्यान से सुनना, मैं यूपीएससी और यूपीएससी और स्टेट पीएससी की भी बात कर रहा हूं, सुन सुन लेना ध्यान से। ठीक है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो ये है, इनको हटाने का तरीका लाइक इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। क्या होता है? लाइक इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में खास तौर से ध्यान रखना, केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा हूं मैं, बाकी के जो दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे हटते हैं। क्लियर है ना भाई? अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो आपको लेकर हुआ है कंफ्यूजन, ये भी अंडर द प्लेजर तो ये भी काम नहीं करते, लेकिन इनको हटाने का तरीका लाइक इम्पीचमेंट नहीं है। ये कैसे हट सकते हैं? इनको भी इंक्वायरी करके हटाया जा सकता है, हाँ वोटिंग नहीं होती इन पे, इनको भी इंक्वायरी करके प्रेसिडेंट हटा सकता है। इंक्वायरी कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भी, यहाँ पर एक और कंसेप्ट बनता है, स्टेट पीएससी का जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स है, इनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है गवर्नर, लेकिन उनको हटाते टाइम साइन किसके होंगे? प्रेसिडेंट के। ये इनके लिए बनती है चीज, ये दोनों के लिए कॉमन है भी। सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करके उसकी रिपोर्ट के बेसिस पर कौन हटाता है? प्रेसिडेंट हटाता है। लेकिन प्रेसिडेंट क्या सीधे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटा सकता है? तो इसीलिए नहीं हटा सकता ना, इसीलिए ये डू नॉट होल्ड में तो आएंगे, लेकिन लाइक इंपीचमेंट वाले प्रोसेस में नहीं आएंगे। क्लियर है? लेकिन ये यहां आ रहे हैं, यहां पर कौन नहीं आ रहा है? यहां पर सरप्राइजिंगली कौन नहीं आ रहा है? इलेक्शन कमीशन नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, थोड़ी देर में आगे बढ़ते हैं।